तो हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदित्य पांडे और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के सीएसई ब्रांच पे। तो ये मेरी तीसरी क्लास है। और पिछले दो क्लासेस में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा था, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, वर्नर के थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारे पार्ट हमने कवर कर लिए थे। आज का ये क्लास होपफुली फाइनल पार्ट होगा, जहां पर हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और कार्बोनिल्स का पार्ट। और हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। एक चीज मैं वापस स्टार्ट करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो जो हमने पर्टिकुलरली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टाइम भी सीखा था, और वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली एक सीरीज है जहां पर हमारे जो लिगैंड्स हैं, हमने हमारे लिगैंड्स को उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर रखा है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको यह बोला था कि वाटर को हम हमेशा न्यूट्रल मानते हैं, और फिर वाटर के राइट में जो भी हैं, यानी कि ये वाले, इनको हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स मानते हैं। और वाटर के लेफ्ट में, यानी कि इन वालों को हम वीक लिगैंड्स मानते हैं। अब हमने वैलेंस बॉन्ड में देखा था कि जो राइट लेफ्ट वाले हैं, यानी कि जो वीक लिगैंड्स हैं, उनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती 3D ऑर्बिटल्स में। और राइट वालों में बैक बॉन्डिंग हो जाती है, तो जनरली वो इनर ऑर्बिटल्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और वीक लिगैंड्स हमारे आउटर ऑर्बिटल्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये तो पार्ट था हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर एग्जैक्टली। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली हमें यह बताता है, ये बात करता है रिपल्शन के ऊपर। अब किन चीजों के ऊपर? एक तो हमारा लिगैंड होगा, एल बोल देता हूं मैं। अब लिगैंड्स में क्या होंगे? लिगैंड्स में होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो लोन पेयर है, ये पर्टिकुलर लोन पेयर हमारे जो 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम के, इनसे वो रिपेल करता है। तो अब कुछ भी रिपेल होगा तो वो बेसिकली उसका क्या होगा? उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब क्योंकि उसका एनर्जी बढ़ेगा, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोलता है हमारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो आगे को स्प्लिट हो जाते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स के हमें बेसिकली, अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद हैं तो वेरी नाइस, नहीं तो मैं एक बार यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना के आपको दिखा दूंगा। और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, बेसिक लॉजिक दोनों में सेम है, बस आपको एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना है, तो आप पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आराम से समझ जाएंगे। तो बेसिकली पहले तो हम बना देते हैं हमारे डी ऑर्बिटल्स का, एक चीज बता देते हैं, स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला, हमारे डी ऑर्बिटल्स में पांच तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। एक तो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर। तीसरा होता है डी एक्स जेड। फिर होता है एक डी वाई जेड। और फिर होता है एक डी एक्स जेड। तो ये तीन जो नीचे के हैं, ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इनके। बेसिकली क्या मतलब है इसका? ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस में होंगे। तो ऐसा कुछ एक्सिस होगा, और उसमें एक ऐसा करके ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा जेड एक्सिस। सिमिलरली वाई जेड होगा वाई और जेड एक्सिस में, ऐसे। ये होगा हमारा वाई एक्सिस, ये होगा हमारा जेड एक्सिस। और सिमिलरली ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये होगा हमारे एक्स और जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, ये इतना नीटली बनाया नहीं है मैंने इधर, क्योंकि मैं यह अज्यूम कर रहा हूं आपको ये स्ट्रक्चर्स याद हैं, और हमें खाली रिवीजन करने हैं इन स्ट्रक्चर्स के। अब आते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो बेसिकली ऐसे ऑन द ऑर्बिट टाइप है। और ये कौन से दो एक्सेस होंगे? हमारे एक्स और वाई एक्सेस, तो ये एक्स वाई होगा। और डी जेड स्क्वायर हमारे ऐसे जेड एक्सेस के ऊपर है, और यहाँ बीच में एक हॉलो सर्कल टाइप है। ओके।
तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, ये हमको पता है, ये 5 तरीके के डी ऑर्बिटल्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है जो मैं अभी बोलने वाला हूं, और वो ये है कि जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं, तो उनमें हमारे लिगैंड्स आते हैं अलोंग डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स, ओ ये एक्स वाई होगा, आई एम सो सॉरी गाइस, ये हमारा एक्स वाई होगा। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में लिगैंड्स आते हैं अलोंग, ऐसे तो इस डायरेक्शन से आएंगे, इस डायरेक्शन से आएंगे, इसमें और इसमें। तो अब अगर मेन रिपल्शन की बात करें, तो हमारा डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई मैक्सिमम रिपल्शन फेस करेगा। अब अगर वो मैक्सिमम रिपल्शन फेस करेगा, वो मैक्सिमम एनर्जी में होगा, और क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी में होगा, आगे जाके स्प्लिट होके हमारे एनर्जी डायग्राम में ये 3 ऑर्बिटल्स ऊपर आ जाएंगे और ये 2 ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे। ये दो नीचे इसीलिए आएंगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी में है। अगर हम बात करें हमारे टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के बारे में, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो अब हम इसका जो स्प्लिटिंग डायग्राम है, जो डायग्राम है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। डायग्राम पूरा बनाने का कोई फायदा है नहीं, तो फिर इसीलिए मैं डायरेक्टली ये डायग्राम एनसीईआरटी से ले रहा हूं, जो कि है ये डायग्राम। अब ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे। टर्म्स यानी कि जैसे एक टर्म ये दिख रहा है आपको, बैरी सेंटर, एक ये डेल्टा नॉट हो जाएगा, यहाँ पर ई जी, T2G। तो ये थोड़े बहुत नए टर्म्स हैं। तो कंप्लीटली अगर वापस स्टार्टिंग से मैं बोलूं, तो हमारे क्रिस्टल फील्ड में अब बोलते हैं कि जो हमारा मेटल है उसके 3D ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिपेल होता है हमारे लिगैंड्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से, और इसी की वजह से डी ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी में जाके आगे जाके स्प्लिट हो जाते हैं। और फिर आपको ये याद रखना है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में वो किस तरह आते हैं। तो जैसे कि आप, मैंने बताया आपको कि ऑक्टाहेड्रल में हमारे एक्सिस के अलोंग आते हैं। ऑक्टाहेड्रल में ओ ए याद रख लीजिए आप, ऑक्टाहेड्रल अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस हमारे कौन से हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और जेड स्क्वायर है। ये दोनों है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये स्प्लिट होगा और हायर एनर्जी में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यहाँ देखिए ऊपर आ जाता है, और नीचे होगा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है। अब हर आपके हर क्रिस्टल फील्ड वाले डायग्राम में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इस ग्रुप को हम हमेशा बोलते हैं ईजी। ईजी का कोई सच फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन हम खाली इनको बोलते हैं ईजी। और हमारे जो दूसरे वाले हैं, यानी कि हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और हमारा डी एक्स जेड, इन तीनों को हम हमेशा बोल देते हैं T2G। यह एक चीज याद रखनी है आपको। दूसरी चीज आपको हमेशा ये याद रखनी है कि जो आपका ये स्प्लिटिंग के बीच का टोटल एनर्जी है ना, जो हमारा टोटल एनर्जी है, यानी कि Eg प्लस T2G, इसको ये होता है हमेशा हर केस में इक्वल टू डेल्टा नॉट। ये हमेशा होता है डेल्टा नॉट। और आपका जो Eg है, ये हर बार 3/5 टाइम्स डेल्टा नॉट एनर्जी से रहता है, और T2G हमेशा 2/5 टाइम्स डेल्टा नॉट के एनर्जी से रहता है। इसका मतलब क्या है? अब आप यहां देखिए, आप ये डायग्राम देखेंगे समझ जाएंगे। तो यहाँ डायग्राम में एक सेंटर है, सेंटर को आप 0 मान सकते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं सेंटर को। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं हम,
ऑक्टाहेड्रल में वो आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग ओ ए। अब एक्सिस के अलोंग आएगा मतलब मेरा ईजी ग्रुप जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा, हायर एनर्जी में आएगा। और वो वाला लोअर एनर्जी में आएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। अब मैंने बोला ईजी हमेशा 3/5 टाइम्स यहाँ जो टोटल एनर्जी होता है बीच में, और ये 2/5 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी जो है बीच में। बैरी सेंटर पे जीरो मानिए, उसके नीचे जाएगा ये नेगेटिव होगा, उसके ऊपर जाएगा तो ये बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे आप बाद में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में एज सच पर्टिकुलरली उन्होंने कहीं पर आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है। बट आप अगर उन्होंने कहीं और पे कहीं कुछ सवाल पूछा तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को कैलकुलेट करने का बेसिक लॉजिक ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एनर्जी इनटू साइन। साइन कैसे, बैरी सेंटर के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ओके, तो अब तो ये। और हमारे टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। T2G वाले ऊपर आ जाएंगे क्योंकि फिर वो आते हैं अलोंग द प्लेन्स, और ईजी वाले नीचे आएंगे। लेकिन फैक्ट ये रहेगा, ईजी हमेशा 3/5 एनर्जी का रहता है और T2G हमेशा 2/5 एनर्जी का रहता है। हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल का डेल्टा टी, और हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल का है डेल्टा ओ। तो हमेशा हमारा डेल्टा टी होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ रहता है हमेशा इसका जो एनर्जी रहता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच का रिलेशन। अब आते हैं पेयरिंग के पार्ट में। तो हम लोगों ने हंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंड्स रूल्स और ये सभी जब टॉपिक्स पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो तब हमने ये देखा था कि वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल में बात करें तो हमारे जो T2G है यानी कि DXY DXZ और DYZ, ये हमारे लोअर एनर्जी में हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो है, ये मैं बोल रहा हूं हमारे DXY YZ और ZX, यहां पर मैं बोल दे रहा हूं कि दो ये पर ये हमारा EG है, ये मैं मान रहा हूं T2G है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले आएंगे, यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। अब इसके पास यहां पर दो ऑप्शंस हैं, या तो वो T2G में ही आगे का होते रहे यहां यहां और यहां, या फिर वो ऊपर ईजी में आके फिर वहां का भरे, फिर वापस वो भरने के बाद नीचे आ जाए। अब यहां पर आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगैंड्स। तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी है वो हमारा है डेल्टा ओ। और यहां पर वापस इधर पैर होने के लिए उसको चाहिए एक एनर्जी यानी कि पैरिंग एनर्जी। अब अगर उसका पैरिंग एनर्जी, जो ये टोटल अवेलेबल एनर्जी है, अगर ये टोटल अवेलेबल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो वहां पर इतना एनर्जी नहीं है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स T2G में ही रहे, तो वो ऊपर आ जाएंगे और फिर EG को ऑक्यूपाई करेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा है, अगर हमारा जो अवेलेबल एनर्जी है हमारे दो ऑर्बिटल्स के ये जो ग्रुप बने इनके बीच में, तो फिर वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है पेयरिंग के लिए जो चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन यहां रहे, एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो वो ईजी में हो जाएंगे। ये केस होता है हमारे वीक लिगैंड्स के साथ, यानी कि जो ये वाटर के लेफ्ट में रहते हैं। अगर हम देखें वाटर के राइट में जो भी रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के केस में क्या होता है कि एनर्जी जो हमें चाहिए, हमें जो एनर्जी चाहिए होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स यहीं रहे और पैर अप हो जाए, ये एनर्जी अवेलेबल है। तो डेल्टा नॉट एनर्जी बहुत ज्यादा है और पैरिंग एनर्जी आराम से इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फिर वो यहीं रहेंगे, यहां रह के वो पैरिंग करेंगे,
और फिर जाके ईजी में पेयर अप होंगे वो। ओके, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई है। बेसिकली मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, ये बताया है कि हमारे जो ईजी और T2G ग्रुप है उसके बीच का एनर्जी होता है डेल्टा ओ, क्योंकि अभी हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं। अब पेयरिंग एनर्जी एक ऐसे तरह का एनर्जी है कि अगर हमारा ऑब्वियसली पहले T2G पे जाएगा फॉलोइंग आर हंड्स रूल। एक बार वो T2G हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, फिर उसके पास एक ऑप्शन होता है या तो वो T2G में रहे या फिर वो ईजी में चले जाए। अगर उसके पास T2G में रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी। अगर वो पेयरिंग एनर्जी अवेलेबल है यानी कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, तो वो T2G ऑक्यूपाई करेगा, फिर जाके वो हमारे ईजी को ऑक्यूपाई करेगा। और अगर वो पेयरिंग एनर्जी अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे वीक लिगेंड्स के केस में है, तो फिर वो जाएगा ईजी को हाफ फिल करेगा, फिर वापस आके T2G को फिल करेगा। ठीक है, तो वो ये वाला पार्ट हो गया। बेसिक सी सिंपल सी चीजें तो आप देख सकते हैं, इसीलिए T2 3 आया है T2G में, फिर ईजी में 1 आ गया है, और यहाँ पर T2G में ही वो 4 आ गए हैं। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के केस में भी सेम एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल पे ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं। और टेट्राहेड्रल के लिए आपको ये एक जो रिलेशन मैंने बताया था कि डेल्टा टी इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। मैं आपको एक और यहाँ पर एडवाइस दे देता हूँ, जो भी कैलकुलेशन आप करोगे हमेशा फ्रैक्शंस में रखना, क्योंकि फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। और इसमें एनर्जी आपके एरर आने के चांसेस भी कम रहेंगे। ओके, तो अब हम आगे का देखते हैं। आगे का है बेसिकली कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कलर के बारे में बेसिकली हमने ये पढ़ा है, ठीक है। कोई भी लाइट को वो अब्सॉर्ब करता है। कलर का बेसिक हमने जो पढ़ा था D&F ब्लॉक पे, कि वो लाइट अब्सॉर्ब करता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का, और फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिखा देता है। जैसे कि येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वायलेट, ब्लू ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा रेड, आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि वो बेसिकली कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे। एक बार वो वेवलेंथ ऑफ लाइट ऐसे अब्सॉर्ब हो गया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट में होने के बाद अगर वो वापस आ जाएगा, तो उस टाइम पे वो रेडिएशन निकालता है, और यही रेडिएशन इस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर के फॉर्म में हमें दिखता है। ये रेडिएशन है जो हम देख रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हमारे ट्रांजिशन मेटल का है, और ऐसे ही ट्रांजिशन मेटल में भी होता है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल में क्या है, ये जो एक्साइटिंग स्टेट होता है ये भी एक डी ऑर्बिटल में ही होता है। तो ये जो ट्रांजिशन एज सच होता है ये होता है डी और डी के बीच में। इसीलिए इन ट्रांजिशन को हम बोल देते हैं डी डी ट्रांजिशन। हम क्या बोल देते हैं, इन्हें डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो एज सच कलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है फिर इन केसेस में? इन केसेस में हमारे कंपाउंड के कलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है हमारे डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन का बेसिक फंडा यही है कि वो पहले ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होके एक और डी ऑर्बिटल में चला जाता है, फिर जब वो कूल डाउन होता है अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आता है, तो तब वो रेडिएशन निकालता है, और ये रेडिएशन वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कलर में अब्सॉर्ब होता है। ठीक है, ओके। तो ये आप दो तीन चीजें याद रख सकते हैं, दो तीन इक्वेशन मेन इनमें ये याद रखना है, पेल ब्लू कलर वायलेट कलर, और CuSO4 यानी कि ये हमारा जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है, क्योंकि ये सॉल्ट आपके बाद में एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आता है, और आपके एनसीईआरटी में भी इस सॉल्ट के ऊपर अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, और स्टोक्योमेट्री और इन सारे साइड्स में भी ये पूछ सकता है। तो एक ये कंपाउंड का आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, रिएक्शन होता है तो ये जो H2O है ये रिप्लेस हो जाता है, और ये कलर ब्ला 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 पूरा सेम सीन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे जो
फाइनल टॉपिक है बेसिकली हमारा जो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो कार्बोनिल तो हम सब पता है, कार्बोनिल यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ऐसे। ठीक है। अब बेसिकली इन यहाँ लोन पेयर होता है जो कि ये डोनेट कर सकता है, और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। दुख की बात यह है कि आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। ये आपके पूछ लेते हैं एग्जाम में, पर्टिकुलरली आपके कॉलेज एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछते हैं। कभी कभी जेई में भी सवाल आ जाता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स हैं। मान लीजिए अगर निकेल कार्बोनिल ले लें तो निकेल कार्बोनिल में सवाल आ सकता है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन निकेल कार्बोनिल। तो आपको निकेल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बाद में पूरा एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि आपको कार्बोनिल का भी एक एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर ऐसे लिखना है, फिर यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। लेकिन अभी हम इस पे नहीं जा रहे क्योंकि हमें बेसिक सा डिस्कशन करना है इनके ऊपर। तो बेसिक से डिस्कशन में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं एज सच। आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, और आप एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है खाली मेटल कार्बोनिल्स का ये है कि मेटल और कार्बोनिल में दोनों सिग्मा और पाई बॉन्ड दिखते हैं। दोनों आपको क्या दिख लेता है, आपको आपका सिग्मा बॉन्ड भी दिखता है और आपको आपका पाई बॉन्ड भी दिखता है। अब बात आती है सिग्मा बॉन्ड कब दिखता है और पाई बॉन्ड कब दिखता है। तो सिग्मा बॉन्ड तब दिखता है जब हमारे कार्बोनिल का जो लोन पेयर है वो डोनेट होता है, और वो चले जाता है सीधे जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है हमारे मेटल में। यानी कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के जो ऑर्बिटल्स हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जब ये लोन पेयर जाके बॉन्ड बना देते हैं तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। जब यही लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मेटल के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं, उसमें अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो एनसीईआरटी में मेरे को अगर ये आपको दिखाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल कार्बोनिल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन। यानी कि जब ये लोन पेयर कहाँ देता है, वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल, वेकेंट ऑर्बिटल्स नॉर्मल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जब ये देता है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और जब ये वेन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में अपना जो लोन पेयर डोनेट करता है तो ये बना देता है हमारा पाई बॉन्ड। तो मेटल कार्बोनिल्स का आपको ये बहुत जरूरी याद रखना है कि ये जो है ये दोनों सिग्मा पाई बॉन्ड दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, जनरली ये सवाल डायरेक्ट सिग्मा और पाई बॉन्ड्स वाले कैलकुलेशन में पूछते हैं, दे कंबाइन इट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। बाद में इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ, अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आजकल के ज्यादातर जो हमारे दवाइयां आती हैं या जो हम पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स और बाकी के जो भी चीजें हैं, तो वहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होता है। जैसे कि ईडीटीए हमने देखा था, डीएमजी एक और तरह का ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नाप्तोल है। तो ये सब चीजें कहाँ यूज होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में। वाटर का हार्डनेस कभी कभी एस्टिमेट करने के लिए हम ईडीटीए के साथ वो कर देते हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं ईडीटीए के साथ। सिमिलरली एक्सट्रैक्शन के टाइम भी हम ये यूज करते हैं, ये आप मेटालर्जी में पढ़ा होगा, क्योंकि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना देता है, और स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा बेटर रहते हैं कंपेयर टू कुछ अनस्टेबल अगर बन जाए, क्योंकि फिर बाद में उसको भी प्योर करने में टाइम टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं अलग प्योरिफिकेशन में भी हेल्प कर रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे बायोलॉजिकल चीजें भी हमारे बॉडी में नेचर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हेल्प से ही बनती है, जैसे क्लोरोफिल है, प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है। तो इन सब के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मियरली हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हेल्प से बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा ब्लड है हीमोग्लोबिन है,
वो एक आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस, विल्किंसन कैटलिस्ट एक, आपने विल्किंसन कैटलिस्ट करके पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो जो चीज है वो भी हमारे कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, ये इम्पोर्टेंस वाला पार्ट एक बार अगर आप अपने खुद से पढ़ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आपने यहाँ वहाँ के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं मेटालर्जी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आराम से समझ में आ जाएगा। मेन चीजें आपको याद रखनी है, एक तो ईडीटी का याद रखना है कि वो हार्डनेस ऑफ वाटर में होता है। फिर आपको याद रख लेना है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे उसके बाद। और तो बेसिकली ये पूरा पॉइंट बायोमोलिक्यूल्स रिलेटेड है। विल्किंसंस कैटलिस्ट आपको याद रखना है, क्योंकि विल्किंसंस कैटलिस्ट बाद में आएगा ऑर्गेनिक में, और ये बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्योरिफिकेशन, क्योंकि ये मेटालर्जी के पार्ट हैं। ये चार पॉइंट्स आप एज सच और बेटर याद रखिए, क्योंकि दीज आर चैप्टर्स इन योर बुक एज ऑफ नाउ, और इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है आगे। तो ये चार पांच पॉइंट पे मेन फोकस रखिए। बाकी के सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लेंगे, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ हम चैप्टर खत्म कर लेते हैं क्विकली। हम पीछे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट, तो ये निकिल के कंपाउंड्स थे। मैंने आपको बोला था यहाँ पर जब रिएक्शंस करे थे हमने कलर वाले पार्ट में, कि आप इनके प्लीज कलर याद रख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस्ड क्वेश्चन है। फिर हमने देख लिया था, ड्रॉ अ फिगर शोइंग द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स हमने देखा था कि वो ऐसे होते हैं, पहले 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर ये स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऑक्टाहेड्रल अलोंग दी एक्सिस आते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर होते हैं, 3 नीचे हो जाते हैं। ये हमारा T2G है और ये हमारा EG है। इस सेंटर को हम बोल देते हैं बैरी सेंटर। ईजी होता है हमेशा 3/5 टाइम्स जो टोटल एनर्जी है इनके बीच में, और T2G होता है हमेशा 2/5 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी जो इनके बीच में। ठीक है। अब फिर आते हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज वेयर आर एलिमेंट्स आर ligands are arranged on increasing on the basis of their increasing strength, है ना। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड? तो जो हमारे वीक फील्ड लिगैंड है, ये वाले लिगैंड्स जो है, जब वो बॉन्डिंग का टाइम आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, द पेयरिंग एनर्जी कम पड़ जाता है। पेयरिंग एनर्जी कम पड़ जाता है तो पेयरिंग होता नहीं है अवेलेबल एनर्जी जितना चाहिए, तो हमारा पेयरिंग नहीं हो पाता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड उसका ऑपोजिट है। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आप देख सकते हो, बेसिकली ये 3/5 और 2/5 वाला बात है, कि 3/5 मतलब वो ईजी होगा। अब वो बेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल बैरी सेंटर के ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्रोमियम इज पैरामैग्नेटिक वेयर एज निकल इज डायामैग्नेटिक, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, क्रोमियम +3 के स्टेट में है इधर। सो क्रोमियम +3 बनाएंगे आप, +3 में ही है हाँ। और निकेल यहाँ पर +2 में है। आप बनाओगे फिर आप देखोगे, बेसिकली हमने जो वेलेंस बॉन्ड थियरी करा था, तो यही एप्लीकेशन है उसका। फिर H2 ग्रीन बट इज कलरलेस। वाई इज इट कलरलेस? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो वाटर में बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब बैक बॉन्डिंग होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो एक्साइटमेंट में कुछ नहीं होगा। एक्साइटमेंट में कुछ नहीं होगा तो कलर नहीं है, सिंपल सी बात है। FeCN6 एंड हैव डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सोल्यूशन। ऑब्वियसली एक में CN है, एक में H2O है, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, बैक बॉन्डिंग अलग होती है। तो फिर जो है कलर ट्रांजिशन के टाइम पे कलर आना फ्री नहीं होगा। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ये मेटल कार्बोनल्स, तो हमने देखा था एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है।
और सिग्मा बॉन्ड कब होता है? जब वो ऐसे ही वेकेंट ऑर्बिटल्स को डोनेट कर देता है बॉन्डिंग वाले पे। और पाई बॉन्ड कब होता है? जब वो हमारे पाई स्टार ऑर्बिटल को डोनेट मार देता है, तब होता है। ठीक है। गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो हमने पहली क्लास में खत्म कर दिया, ये भी पहली क्लास में खत्म कर दिया। अब एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थियरी से पहले ये देखिए, आप बोलोगे, पहले आप देखोगे कि ये ऑक्टाहेड्रल होगा या टेट्राहेड्रल होगा। अब ऑब्वियसली 6 लिगैंड्स है तो टेट्राहेड्रल ही होगा। ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होने का इसका कोई चांस है नहीं। अब क्योंकि इसका एज सच ऐसे कोई चांस नहीं है, तो ऑक्टाहेड्रल वाला वो बनेगा बाद में, यानी कि ऊपर दो वो आ जाते हैं, नीचे 3 आ जाते हैं ऐसे, है ना। Eg हमारा, ये हमारा T2G। अब आप बनाओगे Ti+3 वाला, टाइटेनियम का +3 बनाओगे। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि ये देखिए ये रहा, कुछ मान लीजिए अभी मेरे को एग्जैक्ट, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बोल देता हूँ, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये वाला एक हटा देते हैं। तो क्या होगा? एक्साइट होगा, दिस विल कम इन दैट हायर एनर्जी स्टेट, यहाँ हायर एनर्जी पे आ जाएगा। अब ये हायर एनर्जी पे आ जाएगा, मतलब वो किस में चला गया? वो चला गया हमारे एक्साइटेड स्टेट में। अब क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट से जब कूल होगा, यानी कि जब ये वापस आके इधर आ जाएगा वापस ऐसे, तो ये क्या होगा? इस टाइम पे ये निकालेगा रेडिएशन, और यही रेडिएशन होगा हमारे वायलेट कलर का। ठीक है। चिलेट इफेक्ट का मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था, लिगैंड्स जो एम्बिडेंटेड पार्ट में। ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम्स है एनालिटिकल, मेटालर्जी और मेडिसिनल। मेडिसिनल यानी कि जब हम ईडीटीए यूज करते हैं, ईडीटीए लेड पॉइजनिंग में यूज होता है, और यहाँ वहां तो इस पार्ट को बोलना है। ओके। हाउ मेनी आयोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स? तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स बोला है ना, तो कितने आयोन्स होंगे? 3 आयोन फॉर्म होंगे, 2 क्लोरीन के, 2Cl- डिसोसिएशन होगा, और एक हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3 वाला। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है N × N+1 ठीक है। अब n बेसिकली क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब जैसे ही आपको पता चला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब क्या? मतलब कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है, आपको उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखना होगा, जैसे Cr+3 का लिखेंगे, Fe+2 का लिखेंगे, या Zn+2 का लिखेंगे। फिर आप बनाओगे, फिर आप गिनोगे, आप उनका ये लिखोगे कि 4s2, ये जो होता है आप ये लिखोगे। फिर आप देखोगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों का आप डालोगे वैल्यूज अंदर, और फिर जैसे ही आप वैल्यू कैलकुलेट करके निकालोगे, रफली भी आप अगर निकाल सकते हो तो आप इनका बता सकते हो। ठीक है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होगा? बेसिकली मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है जितने ज्यादा आइसोमर्स उतने ज्यादा स्टेबल। एक चीज आप ये याद रखें, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत हेल्प करेगा बाद में, कि जितने ज्यादा आइसोमर्स होते हैं किसी कंपाउंड के, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल है। तो ये एक तरीका यूज कर सकते हो आप, कि जिसका ज्यादा वो, और यानी कि आपका स्टीरियो आइसोमर और आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये सब मिला के जिनके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइसोमर्स रहेंगे, तो वो होगा सबसे ज्यादा आपका स्टेबल कंपाउंड। निकेल वाला, निकेल नाइट्रेट, ये आपका जैसे कलर वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन उस पे फिर से ये हो जाएगा, जो कि आता है हमारे, जहां पर हमने कलर डिस्कस करे थे, किस रेशियो में बता रखा है वो, और फिर आप देख सकते हैं कि कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होंगे उसके आइसोमर्स, और फिर आपको पता चल जाएगा स्टेबल क्या है, तो फिर आप बता सकते हैं जो स्टेबल होगा वो एक्साइड कम होगा, सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ गाइस, हमने हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है वो खत्म कर दिया है, और हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझा दिया है, उसी के साथ साथ सवाल भी समझा दिए हैं। तो
दैट्स इट गाइस फॉर दिस चैप्टर। आदित्य आदित्य आदित्य, एक सेकंड एक सेकंड। यस सर। एक्चुअली ना, शॉर्ट सेशंस जो हैं वो सेल ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें एटलीस्ट ओके उसको ना 1 घंटे तक लेके जाना पड़ता है, 60 मिनट्स का। ओके तो ओके। क्या इज इट पॉसिबल कि हम इसी में से कुछ और निकाल सकें, जो बच्चों को हम थोड़ा और दे दें, करीब 20 मिनट के आसपास। ठीक है, हाँ सर, करा सकते हैं। 20 मिनट भी लगा देंगे ना तो हम ऑलमोस्ट 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो हम उसको फिर वो कर देंगे। अदरवाइज ना वो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और 15-20 मिनट कैरी कर। ओके, तो ऐसा जो आप देख सकते हैं अभी टाइम बचा हुआ है, तो एक बार हमने कार्बोनिल का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही होगा, सिग्मा बॉन्ड्स। तो बेसिकली हम उसका लुईस वो स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे, है ना। तो मैं आपको दो तीन सवाल दिखा देता हूं कि कैसे, अगर वो आपको बोल दे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, तो वो कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं, हम ले लेते हैं निकिल कार्बोनिल को। तो निकिल कार्बोनिल का सेंट्रल एटम क्या है, निकिल है। फिर उसके टेट्राहेड्रल शेप में कार्बोनिल आते हैं तीन ऐसे। कार्बोनिल बेसिकली यहाँ पर ये रहेगा ऐसे, 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 और यहाँ पर एक कार्बोनिल रहेगा। अब ये आप हमने इसका टोटल एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बना दिया है निकिल कार्बोनिल का। अब आप कैलकुलेट करोगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो अगर आपको ये भी नहीं पता सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, तो ठीक है। अगर आपके डबल बॉन्ड है और अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें पाई बॉन्ड भी होते हैं, इनमें सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं दो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में होता है एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में होता है दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में खाली एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक काम करते हैं, रेड वाले से मैं सारे सिग्मा बॉन्ड्स टिक कर दूंगा, और ब्लैक वाले से मैं सारे पाई बॉन्ड टिक कर दूंगा कितने हैं, और इस हिसाब से फिर हम गिन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, 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 यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है। एक दो तीन चार पाँच छह सात। तो निखिल कार्बोनिल में कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, सात सिग्मा बॉन्ड हुए हैं हमारे, ठीक है। सात सिग्मा बॉन्ड हुए। और पाई बॉन्ड कैसे करोगे, तो पाई बॉन्ड बेसिकली करने के लिए आपको यही याद रखना है कि ये पाई बॉन्ड में हमको डबल बॉन्ड देखने हैं और ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में दो हैं, तो यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, और यहाँ दो, दो 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 हो गए। अब यहाँ अंदर आए तो सबसे यहाँ जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। सो 2 into 4, क्योंकि चार है तो आठ। तो इसमें कितना होगा, आठ पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं ऐसे वाले, जो कि यही बताते हैं बेसिकली कि हम कितने सिग्मा बॉन्ड, मेटल कार्बोनिल से खाली ये सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले सवाल जनरली ये पूछते हैं। और अगर हम देखें, तो अब यहाँ पर अगर हम आ जाएं, तो कलर कोऑर्डिनेशन में ये जनरली पूछता नहीं है एज सच एग्जाम। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछ ले कि कलर कैसे फॉर्म होता है, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एमसीक्यू वाले एग्जाम है, तो वो पूछता है कि जनरली कलर ट्रांजिशन क्यों होते हैं, है ना। और कहाँ होते हैं, तो ये याद रखने की बात है कि सबसे ज्यादा ये जो होते हैं, ये होते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स में। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे ट्रांजिशन मेटल में होते हैं, जो कि हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो आप इतना याद रखिए कलर होता है डी डी ट्रांजिशन की वजह से। पीछे का साइंस मैंने आपको T2 टाइटेनियम का जो हमने पीछे का सवाल बताया था उसमें था कि जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, दो है,
यहाँ 3 है क्योंकि ये मैं मान रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल है। T2G ऐसे, और ये इतना। तो क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होगा यहाँ आएगा, यहाँ बन जाएगा, ये हो जाएगा इसकी एक्साइटेड स्टेज। एक्साइटेड स्टेज से जब ये वापस आएगा, रिटर्निंग बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट, तो नॉर्मल स्टेट पे जब ये आएगा इस पार्ट पे रेडिएशन निकलते हैं, और ये रेडिएशन जो है ये फॉल करता है कहीं पर हमारे स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम जानते हैं आप सब, है ना, गामा रेज होता है, एक्सरे होता है, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, ऐसे आगे जाता रहता है वो। ओके, तो ये जो रेडिएशंस है ये किसी कहीं हमारे रेंज में आते हैं, और टाइटेनियम के उस एग्जांपल के केस में ये आ रहे थे हमारे वायलेट यानी कि विजिबल राइट रेंज में, और यही हमारे कंपाउंड का जो लाइट, अब एक और चीज ऐसे याद रखिए, जो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, वो कलर अब्जॉर्ब हुआ है। तो अगर टाइटेनियम का कलर वायलेट है, उसका कलर वायलेट इसीलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा येलो लाइट है वो हमारा अब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, ये एक चीज याद रख लीजिए। फिर आ जाते हैं हम, ये देखिए, प्रेडिक्ट द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कभी कभी उल्टा हो जाता है। हमने देखिए, हमने सीखा कि इससे आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप गिन लीजिए, जैसे यहाँ 4 है। फिर फॉर्मूला था n × n+1, यानी कि 4 × 4 + 1 5, रूट रूट 20 आ रहा है। अब रूट 20 4 से ज्यादा है, 5 से कम है, अब 4.5 कुछ होगा इसका। इसी हिसाब से आपको अब उल्टा करना है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो रहे हैं। फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक बार आपको मिल गए तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप जस्ट देखोगे कि आप उसका ज्योमेट्री आप डिटरमाइन कर लोगे। तो अब एक मैं आपको यहाँ ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए, ये आ रहा है 5.9 के करीब, मतलब रूट ऑफ n × n+1, ये आ रहा है 5 पॉइंट कुछ, 5.9 बोला है। 5.9 मतलब क्या होगा, बेसिकली ये आ रहा है 25, जिसका रूट होता है 5, और 36। तो ये प्रोडक्ट आ रहा है 25 और 36 के बीच में। कहीं यहाँ आएगा तभी 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है उसका स्क्वायर रूट। यहाँ बीच में होगा तो मतलब क्या है, 5 × 6 का जो प्रोडक्ट होगा उसके करीब ही होगा, 30 हो सकता है ये, है ना। तो इससे आप देख सकते हैं कि क्या होगा इसका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, मतलब कौन सा, Mn का क्या होगा फिर, Mn+2 आयन होगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप निकालेंगे, तो फिर आप देख लीजिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। वो तो एक्चुअली आपको वैसे भी जरूरत हो पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको मैंने बता दिया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आप अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखोगे, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक बार देख लोगे फिर आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली हम कौन से एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये यहाँ पर अभी MnBr नहीं दिया है। अब मान लीजिए उन्होंने ऐसे आपको एक सब वो दे दिया है, कंपाउंड दे दिया है, तो बिना ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करे क्या ये हो सकता है, तो आंसर इज टू सम एक्सटेंट आपको पता चल ही जाएगा। देखिए कैसे, आपको दिया है ये MnBr4, है ना, 2 - 2 - से आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आ रहा है +2। तो Mn का सिंपली आपको पता चल गया +2 है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस ब्रोमीन का होता है -1, एक ब्रोमीन का 4 है, तो x - 4 = -2। x जो आएगा वो आएगा 2। ठीक है, अब x2 आ गया, तो ब्रोम आपको Mn का मिल गया है। Mn का एक बार आपको मिल गया, फिर आप देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि इसमें 4 ब्रोमीन ऐसे आके कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें क्योंकि ऐसे 4 ब्रोमीन आके कनेक्ट हो रहे हैं, तो
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन गया है। तो 4 में कौन से दो आपके आ जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर? दो आ जाते हैं, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा, यानी कि या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, है ना। लेकिन अब यहाँ आ जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बने थे हमारे, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेट्राहेड्रल में तो नहीं आ सकते, इट इज आई मीन सॉरी स्क्वायर प्लेनर में तो नहीं आ सकते। तो क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर में नहीं आ सकते, बचा दूसरा क्या हमारा, टेट्राहेड्रल। लॉजिकल बात है कि 5 ऐसे एक प्लेन में आ नहीं सकते, तो वो स्क्वायर प्लेनर हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, तो इसीलिए वो टेट्राहेड्रल है। तो ये एक वेग आप बोल सकते हैं गेस टाइप हमने मारा है MNDR यूज करने का। और अगर आपने प्रॉपर तरीका है तो वो फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने प्रेडिक्ट करे, स्ट्रक्चर बनाया, सब बनाया, और फिर हमने क्लियर कर दिया था उसे। तो आप इस हिसाब से भी उसे एक बार सॉल्व कर सकते हैं। उल्टा, बेसिकली हमने एक उल्टा तरीका मांगा है। ठीक है। अभी हम जल्दी से ये वाला इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिकेट द आइसोमेरिज्म। देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये यहाँ देखिए कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, यहाँ कौन सा होगा, यहाँ। बेसिकली जब भी आप आइसोमेरिज्म के सवाल सॉल्व करें, आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। मेन तीन चीजें क्या है? सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, और वो आपका है बेसिकली लिगैंड्स के ऊपर। ठीक है। लिगैंड्स एज सच, पर्टिकुलरली पानी पे ध्यान दीजिए। पानी पे क्यों? अगर आपने ऐसे पानी पे ध्यान दिया तो फिर आप क्या बोल सकते हैं कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पे आप यहाँ चेक कर सकते हैं, या हाइड्रेट। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को ही हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फिर एक बार आपने अपने लिगैंड्स पे फोकस कर दिया है, फिर आप आइए अपने काउंटर आयोन पे फोकस करने। काउंटर आयोन, क्योंकि काउंटर आयोन पे एक बार आप फोकस करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कौन सा आयोनाइजेबल, देख सकते हैं आप आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, और लिगैंड्स पे फोकस करने पे कोऑर्डिनेशन। तो लिगैंड्स पे फोकस करने पे तीन हो जाते हैं, या तो आपका एक तो लिंकेज चेक हो जाता है, कोऑर्डिनेशन चेक हो जाता है, सॉल्वेट चेक हो जाता है, तीन हो जाते हैं। फिर हमारा काउंटर आयोन के हिसाब से क्या होगा? काउंटर आयोन के हिसाब से आपको मिल जाएगा आयोनाइजेशन। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर कर देगा आपका। फिर आप देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए लिगैंड्स के पॉइंट पे एक्सपैंड करिए, और फिर आप बनाइए सिस और ट्रांस। ठीक है। एक बार आपने सिस और ट्रांस बना दिया, सिस और ट्रांस के आप मिरर इमेजेस निकाल दीजिए। एक बार आपने सिस और ट्रांस के मिरर इमेजेस निकाल लिए, फिर आप चेक कर सकते हैं इनके ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर। तो हर आप हर आयोनाइज हर कंपाउंड को, हर आइसोमेरिज्म को आप ऐसे टैकल करिए। पहले हमेशा उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर पे देखिए, फिर उसके स्टीरियो आइसोमर में देखिए, स्टीरियो आइसोमर में भी उसके ज्योमेट्रिक वो देखिए, फिर आप ज्योमेट्रिक का वो लेके, इमेज लेके, मिरर इमेज लेके उसके ऑप्टिकल भी चेक कर सकता है। ओके। तो ये वाला एग्जाम्पल तो हमने देख लिया था। ये वाला एग्जाम्पल वाई इज इट। देखिए अब ये दोनों देखिए, यहाँ क्लोरीन था और यहाँ सल्फेट था। सल्फेट इज अ पोटेंशियल लिगैंड फॉर यहाँ, फॉर दिस कंपाउंड, और सो यहाँ पर इसमें क्लोरीन होगा। तो अब आप देख सकते हैं एक जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए लिगैंड फॉर दिस। तो काउंटर आयन क्योंकि उस पे लिगैंड बन सकता है, तो ये आयोनाइजेशन का आइसोमर का एक एग्जांपल हो गया। सिंपल सी बात हो गई ये तो। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम अगर देखें तो नेमिंग, नेमिंग पे मैं वापस नहीं आ रहा हूं, क्योंकि आपको नेमिंग पे क्या याद रखना था? आपको पहले लिगैंड्स के याद रखने थे। लिगैंड्स होते हैं हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अब लिगैंड्स एक बार आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिए, फिर आप देखोगे कि जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स है वो हमारा कैटायोनिक है या एनायोनिक है। एनायोनिक है तो उसमें कुछ हम नोमेनक्लेचर वाले नेमिंग में देखेंगे। अगर वो एनायन है तो फिर आप
ईडो लगा देते हैं लिगेंड्स में। लिगेंड्स में आप क्या लगा देते हैं, ईडो। अगर मैं वो पॉइंट, हाँ ये देखिए ओ। तो और आप फिर न्यूट्रल के लिए वाटर को एक्वा याद रखिए, NH3 को अमाइन रखिए, कार्बोनिल CO है, नाइट्रोसिल NO है। ठीक है। फिर आपको देखना है कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है तो मेटल नेम वैसे ही लिख दीजिए। अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है तो ATE का सफिक्स आ जाता है उस पे। सफिक्स मतलब एंड में जो लिख देते हैं। तो कोबाल्ट, कोबाल्टेट हो जाता है। सिंपल सी बात है। फिर बिस ट्रिस टेट्राकिस कब यूज करते हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो लिगैंड है इथेन, जैसे लिगैंड में नंबर्स है, जैसे इथेन 1,2 डायमीन, या फिर आप और भी बहुत सारे लिगैंड पढ़ोगे क्योंकि मेन एग्जांपल है इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म भी कवर कर लिया, नॉमेनक्लेचर भी हो गया है। वेलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में प्लीज आप तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें ठीक से लिखेगा। दो तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे कि कोबाल्ट है, कॉपर है, Mn है, और फिर टाइटेनियम के दो तीन सवाल पूछ लिए जाते हैं, और निकेल। ये पांच कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली कोबा और क्रोमियम, सॉरी एक और है। तो कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, ये सब में हमेशा VBT भी आता है और हमेशा इसमें CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आता है। तो इन दोनों का भी आप ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली ये। और SPDF वाला भी लिख लीजिए, 1s 2s 2p, ये वाला, ताकि आपको ढंग से लिखना पता चले कि कैसे लिखते हैं। एक और फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से रिस्पेक्ट में हमने बैक बॉन्डिंग डोनेट करी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसी के हिसाब से हम अपना पेयरिंग एनर्जी का पार्ट भी हम डिसाइड कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखना है, आई मीन एज सच पर्टिकुलरली याद मत रखिए। बस इतना ये याद रखिए, वाटर के जो लेफ्ट में है वो वीक है, वाटर के जो राइट में ये स्ट्रांग है। और दो तीन बार अगर आप ये सीरीज को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि राइट में क्या है। तो बेसिक आइडिया पड़ जाएगा कि फ्लोरीन वीक है, क्लोरीन वीक है, ऑक्सलेट वीक है, लेकिन फिर वही अमोनिया या फिर EN यानी इथेन 1,2 डायमीन, ये सारे स्ट्रांग है। एक और चीज यहाँ पर याद रखिए कि EN जो है, हमेशा हम EN को देखते हैं तो EN होता है इथेन 1,2 डायमीन। और OX भी होता है एक, जो कि बेसिकली है हमारा ऑक्सिलेट ग्रुप। ऑक्सिलेट ग्रुप को भी जनरली ये डिनोट करते हैं, तो ये दो शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज किए जाते हैं। तो इसका प्लीज आप ध्यान रखिए। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको बेसिक उसका आइडिया ऐसे पड़ जाएगा। EDTA, इन सब का स्ट्रक्चर्स एज सच आपको याद करने की जरूरत है नहीं। बायोमोलिक्यूल्स में भी अगर आप बाद में जाके देखेंगे तो एज सच तो वो दिखाते हैं नहीं है। तो EDTA का स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, लेकिन इतना याद रख लीजिए कि वो एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है, और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि वो लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है। बाकी टॉपिक्स चैप्टर के मेन मेन ये हो गए हैं। मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ के हम मैंने थोड़े बहुत स्किप करें, क्योंकि अगर आप चैप्टर के एंड में जाएंगे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन के जनरली सवाल के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक और चीज, जब आप ऐसे कलर वाले वो लिख रहे हैं कि इसमें मैंने ये ऐड कर दिया तो ये कलर आया वाले, तो रिएक्शन एज सच मत लिखिएगा, लेकिन कॉम मेंशन कर दीजिए कि अ कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड टाइप वाले। जेई और इन सब में तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में लेकिन मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है।